हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मई के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसमें कवर किए गए थे, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, पॉलिटिकल के रिलेटेड। तो उसी पैटर्न में आज हम कंटिन्यू करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मनोरमा ईयर बुक में मेंशन किया गया है। और इससे पहले हमने इंडिया और ओल्ड में कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी डिस्कस किया था दोस्तों। उसमें हमने कई सारे स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी तक आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ सी दोज लेक्चर्स। आपको एक इम्पॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा ताकि आप अपने एग्जामिनेशन मेंस में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में भी। ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू मे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा वीडियो, एक रिमाइंडर दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम हमारा लेक्चर शुरू कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि अगर आप कोई गोल को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो उसकी अगर प्लानिंग ना हो, उसका स्ट्रैटेजी की अगर पता ना हो, तो किस तरह से आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा इस सेशन के द्वारा। और जितने भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू बुक्स और किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, अगर आप चाहते हैं तो टाइम टेबल आपका किस तरह से बनाया जाए, वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सेशन को बुक कीजिए और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर वेरोनिका जी के द्वारा। क्योंकि हमारे ज़माने में तो इस तरह से कोई काउंसलिंग हुआ नहीं करती थी दोस्तों। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ यूटिलाइज इट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हर लेक्चर में आपको कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताता आ रहा हूँ। तो पहले हम इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक्स कैटेगरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में की अगर बात करें तो तरुण बजाज जी को एज एन इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किया गया है। और ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड एज एन आरबीआई डायरेक्टर ऑल्सो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आपको बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, जो हाँ बैंकिंग अवेयरनेस रहता है तो उस वक्त आपको जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 12 मई की बात करें तो पीएम मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह टाइम टू टाइम हमारे मोदी जी जो न्यूज़ में आकर, न्यूज़ चैनल में आकर लॉकडाउन के बारे में बताया करते थे कि अभी कितने दिन एक्सटेंड होने वाला है और किस तरह से वैक्सीन डेवलप की जा रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रहा था, राइट। और हम लोगों को उसके और रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कौन से उसके बारे में भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इनके स्पीच के बाद जब 12 मई को इनकी स्पीच हुई तो इन्होंने एक बड़ा अनाउंस किया है कि ये लोग 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। तो 13 मई के दिन, उसके बाद कई दिन यानी 3 to 4 डेज तक हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने एक प्रतिदिन आकर एक कैटेगरी को कितना पैकेज एलोकेट किया गया था उसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी प्रोवाइड की थी। ओके, सो 13 मई की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 लाख करोड़ का एक कोलेटरल फ्री लोन्स को देने के जो है वादा किया था बिजनेस के लिए। और 14 मई को फ्री गुड फूड ग्रेन्स जो है वो भी बांटने का फैसला किया गया था माइग्रेंट वर्कर जो स्टैंड हो चुके थे कई सारे स्टेट्स में। और फार्मर्स जो है इनको कंसेशनल क्रेडिट पे लोन्स दे रहे थे दोस्तों, विद लो इंटरेस्ट ऑफ रेट टू द फार्मर्स। सो दिस आर द ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज। ऐसा नहीं कि सेपरेटली अनाउंस किया गया था, ये सब 20 लाख करोड़ का ही हिस्सा था। और उसके बाद आरबीआई ने भी मोराटोरियम अनाउंस किया, राइट। आप सभी लोग जानते हैं जो कोई भी अपने कार की ईएमआई, अभी जो भी ईएमआई है उसको 3 महीने तक माफ़ कर दिया गया था। और उसके बाद उसको एक एनपीए के अंडर भी काउंट नहीं किया जाएगा। कि आप सभी लोग जानते हैं अगर 90 डेज़ के ज़्यादा अगर कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट या उसका अमाउंट
या कोई पे ना करे तो उसको एनपीए के अंदर डाल दिया जाता है। तो आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइंस इशू किया है। ये मोराटोरियम है ताकि जो जितने भी लोग हैं सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, उनको एक थोड़ा बहुत रिलीफ मिले इस कोरोना वायरस के दौरान, और उसको एनपीए के अंदर कोई भी कैटेगरी नहीं किया जाएगा। और 15 मई के दिन आता है, उस दिन सुबह सुबह वर्ल्ड बैंक ये अनाउंस करता है कि हम $1 बिलियन का एड प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। तो इससे पहले आपने देखा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन एलोकेट किया था हमारे इंडिया को, राइट, सपोर्ट पैकेज लास्ट का जो मंथ था अप्रैल में हमने पढ़ा था। तो 15 मई के दिन सुबह में वर्ल्ड बैंक ये अनाउंस करता है कि हम $1 बिलियन का एड प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। और नेक्स्ट 17 मई के दिन गवर्नमेंट ने जितने भी रूरल जॉब स्कीम्स है, मनरेगा हो या जो अदर स्कीम्स निकाले गए थे अंडर आत्मनिर्भर भारत, ताकि उनके जो जॉब्स है उसको बूस्ट दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से काम किया है बिकॉज यू नो कि जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स अपने होम टाउन्स में जाकर सेट हो चुके थे, तो उनकी वजह से जो है कई सारा जॉब लॉस हो चुका था। तो उसको बूस्ट अप करने के लिए कई सारे स्कीम्स, कई सारे जॉब वैकेंसीज को निकाले गए थे, राइट। तो 19 मई की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन है उसको कट कर दिया था दोस्तों। सो इट वाज रिड्यूस्ड बिकॉज ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और उनकी लाइवलीहुड में थोड़ा इम्प्रूव हो, उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बना रहे। मतलब उनका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो दिस आर ऑल कम्स अंडर द इकोनॉमिक साइकिल, राइट। तो इसीलिए ईपीएफ के जो कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी से जो कटता है उसको कट कर दिया गया था थोड़ा बहुत। चलिए पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 1 मई जब आता है तो गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स को हम ला रहे हैं ताकि माइग्रेंट वर्कर जो भी स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, मतलब जहाँ पे अटक गए हैं, उनको प्रॉपरली उनके होम टाउन तक पहुँचाया जाएगा दोस्तों। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दी है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अभी जो नया पार्लियामेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस वक्त उन्होंने अप्रूवल कर दिया गया था। 1 मई के दिन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स और दूसरा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल। और 2 मई आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बार्बर शॉप्स और ई कॉमर्स सेल्स जो भी डिलीवरी है अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, ऑफ नॉन एसेंशियल थिंग्स, वो सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अलाउ किए गए थे, ओके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 मई की बात करें तो सेंटर ने कई सारा मेडिकल एड प्रोवाइड किया है मालदीव्स को और यूएई को। तो उसके साथ इन्होंने हमारे इंडियन सिटीजन्स जो वहाँ पे जाकर काम कर रहे थे उनको रिपैट्रिएट किया है, उनको वापस हमारे इंडिया को लाया गया था। और 6 मई की बात करें जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप का IVRS फैसिलिटी लॉन्च किया है दोस्तों। यू नो IVRS फैसिलिटी एक टोल फ्री नंबर की तरह होता है। आपको कई सारे कंपनी जितने भी है, बड़े बड़े कंपनीज आपको IVRS फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके जो भी कंप्लेंट्स हो, इश्यूज हो, रिजॉल्व कर पाए, राइट। तो इसी तरह हेल्थ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन जी ने आरोग्य सेतु ऐप का IVRS फैसिलिटी कब लॉन्च किया गया था? 6 मई 2020 को। तो नेक्स्ट 7 में आता है, इसमें एक दुर्घटना होती है दोस्तों वाइजैक में, जो कि AP में आता है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में जो है आपको एक LG पॉलीमर प्लांट में गैस लीक हो जाती है। ये जो साउथ कोरियन कंपनी है और इसमें 10 से ज़्यादा कई लोग मारे जाते हैं, राइट। और वहाँ पे आप सभी लोग जानते कैसे दर्दनाक फुटेज भी आई थी न्यूज़ में। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर चेक बाउंस केसेस, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि फॉर लिमिटेड चेक बाउंस केस। और 10 मई की बात करें तो इंडिया और चाइनीज ट्रूप का क्लैश होता है नाकुला इन सिक्किम, नाकुला और नाथुला जो भी आप कहें, राइट। तो इस कोरोना वायरस के दौरान भी चाइना हम लोगों को सता रहा था। एक तरफ लद्दाख के ऊपर हमला कर दिया, दूसरा फिर नाथुला सिक्किम के ऊपर क्लैशेस हो रहे थे, राइट। एक तो सारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे मिलिट्री नौजवान हमारे देश को बचाने के लिए लगे हुए थे, राइट। तो 12 मई के दिन अगर बात करें तो आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी बना दिया गया था ऑन स्पेशल ट्रेन्स। जो भी स्पेशल ट्रेन्स लगाई गई थी, जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन हो या दूसरे कोई भी स्पेशल ट्रेन्स हो, अगर आप वहाँ पे आपको ट्रैवल करना है तो यू मस्ट इंस्टॉल दिस आरोग्य सेतु ऐप। नॉट ओनली इन स्पेशल ट्रेन्स, अगर मुझे पूछें तो कई सारे मॉल्स में इसको मैंडेटरी कर दिया गया, ऑफिसेस में, प्राइवेट कंपनीज में, राइट। बैंकिंग में, अगर बैंक्स में जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको स्कैन किया जाएगा। सो यू नीड टू शो योर स्टेटस एज ए ग्रीन, राइट, जहाँ पे आई थिंक सेफ बोल के आता है ग्रीन कलर में, राइट। तो सारा कुछ कई सारे पब्लिक प्लेसेस में आपको आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी बना दिया गया था। नेक्स्ट 15 मई आता है। 15 मई में बड़ी दर्दनाक न्यूज़ बाहर आती है दोस्तों, क्योंकि
सॉरी, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। यहाँ पे एक जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रही है। मेरे घर के करीब ही एक एयरक्राफ्ट स्टेशन है जहाँ पे रोज़ ट्रेनिंग लोग करते हैं। आई थिंक इस वक्त इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ओके, एनी हाउ, 15 मई के दिन मैं बता रहा था आपको कि चाइना के जो कोविड-19 टैली है उसको दबाकर हम आगे चल गए थे। ओके, कैन यू इमेजिन, जनवरी 30 को हम 100 केसेस के आसपास थे एंड नाउ वी हैव सरपास चाइना आल्सो। तो इतना फास्ट रैपिड ग्रोथ हो रहा था हमारे इंडिया में जब कोरोना वायरस की सीवियरिटी, और लॉकडाउन भी इसी तरह से किया जा रहा था, राइट। उसके बाद 16 मई आता है दोस्तों, वहाँ पे एक दर्दनाक न्यूज़ आती है, दैट इज़ अबाउट साइक्लोन अम्फान के किस तरह से तहस नहस कर दिया था उड़ीसा के लिए, और कई सारे लोग भी मर चुके थे। 22 मई को न्यूज़ आती है कि 72 वर डेड इन वेस्ट बंगाल, राइट। और उसी दिन जो है वीज़ा के ट्रैवल्स जो है वो भी कर्व कर दिया गया था फॉर कैटेगरी ऑफ ओसीआई। और 26 मई की बात करें तो पीएम मोदी रिव्यू करते हैं हमारे चाइना का सिचुएशन, जो किस तरह से वहाँ पे जो इन्होंने नाकुला और सिक्किम में जो इन्वेट किया था। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सीडीएस है और 3 आर्मी चीफ्स हैं, उनके द्वारा ये मीटिंग चलती है। और इंडिया उसके बाद उसी दिन इंडिया ने HCQ कंटिन्यू करने का भी डिसीजन लेता है। आप सभी लोगों को पता है कि उस वक्त कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। HCQ जो हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन है तब वो यूज़ किया जा रहा था, राइट। अभी तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चालू हो चुका है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और बायोटेक, जो भारत बायोटेक, उन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन निकाला है वो इसको यूज़ करे। बट उस वक्त अभी डेवलपिंग स्टेज में था, ट्रायल फेज़ में था, तब हमारे इंडिया में HCQ ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था। और अमेरिका ने भी हमसे गुजारिश की हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट करें, राइट। वहाँ पे तो अमेरिका के जो केसेस थे वो दिन ब दिन लाखों में बढ़ते जा रहे थे, तो हमने एक्सपोर्ट भी किया। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह ने डोनाल्ड ट्रंप हमारे ट्वीट करके बताया, थैंक्स किया हमारे इंडिया को, राइट। और उसी दिन जो है गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बिल को भी फाइनलाइज करती है फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 28 मई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि आप जो श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं उसके साथ साथ आप एक बस सर्विसेज को भी चालू कीजिए फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जहाँ पे ट्रेन की एक्सेसिबिलिटी ना हो तो वहाँ पे एक बस सर्विसेज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। तो बस सर्विसेज अगर मेरे दिमाग में आए तो सिर्फ एक ही बॉलीवुड एक्टर मेरे दिमाग में आते हैं। आई थिंक आपको अभी तक पता चल गया होगा, हमारे जो सोनू सूद जी हैं, तो उन्होंने किस तरह हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर तक पहुँचाया, right? So he is the only Bollywood actor who come out of his gate, out of his home to help these migrant workers, right? So कई सारे जो एक्टर्स हैं वो घर के बाहर तो क्या अपने डोर भी खोला नहीं करते थे। तो इस हालत में, इस सीवियरिटी की हालत में भी किसी को एक सोशल बिहेवियर की तरह मदद करना, लोगों की उन्होंने बसेस को अरेंज करवाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवाया, राइट। उनके घर पहुंचने तक ये लोग इन्फॉर्मेशन फॉलो करते रहे। दिस इज़ वेरी ऑसम टू नो। ओके, हैट्स ऑफ टू दी सोनू सूद जी, राइट। तो इस वक्त कौन साथ दे रहा है, कौन अपने आप को अच्छा पेश कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर अब देखिए आज मैं उनके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि उनके अच्छाई के बारे में बता रहा हूँ, राइट। तो आप भी इसी तरह अगर कोई आपको सोसाइटी में आपको मौका मिले तो यू ऑल्सो बढ़ चढ़ कर आप मदद कीजिए, ताकि आपका नाम भूल जाएंगे लोग मगर आपकी अच्छाई नहीं भूलेंगे। ओके, तो फलाना शख्स रहा करता था इस एरिया में, उसने हमने सबकी मदद की, राइट। अब सालों साल याद किया जाएगा बहुत हो गया ज्ञान अभी। तो चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो 4 मई में DRDO ने एक UV डिसइंफेक्शन टावर को डेवलप किया है दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 26 मई के दिन आरोग्य सेतु ऐप का जो ओपन सोर्सेस है, जो एग्रीमेंट्स रहते हैं, उसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि इंडियन अमेरिकन कपल ने मिलकर एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर को डेवलप किया गया था दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्राइसिस में आ गया था ड्यू टू दिस सडन इंक्रीज ऑफ द पेशेंट्स। बेड्स का रिस्ट्रिक्शन था, ICUs के रिस्ट्रिक्शंस थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास, राइट। वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट द वेंटिलेटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो उस वक्त एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप करना एक बड़ी गेम चेंजिंग हो सकता था हमारे इंडिया के लिए। और 27 मई की बात करें तो बायोकॉइन ने उनको अप्रूवल दी गई थी DGCI के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइस को डेवलप किया था दोस्तों, ताकि जो जितने भी क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट है उसको ट्रीट किया जाए। ओके, उस डिवाइस को इन्होंने DGCI के द्वारा अप्रूवल ले लिया है। और नेक्स्ट जनरल इवेंट्स की बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जब तक जितने भी पढ़े हैं इसमें आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको SSC या बैंकिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं। हर्षवर्धन जी को WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बनाया गया था दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द प्रेजेंट WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन? हर्षवर्धन जी।
नेक्स्ट नाथुला पास, आप सभी लोग जानते हैं हम एक छोटा सा मिनी फैक्ट भी डिस्कस करते हैं इन एवरी मंथ, राइट? तो इस बार जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया और चाइना का जो क्लैशेस हो रहे थे नाथुला पास में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाथुला भी कहा जाता है इसे, और कई लोग इसे नाकुला भी कहते हैं। इट इज़ अ माउंटेन पास, कहाँ पे है? हिमालयास में, जो कि ईस्ट सिक्किम में आते हैं। ओके, जहाँ पे हिमालयास आपको डिक्रीजिंग लेवल में दिखते हैं, उसकी जो हाइट विड्थ कम होती चली जाती है, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। तो वहाँ से जो ईस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम अगर आप देखें तो 19,000 का अल्टीट्यूड है इसका, जो कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। एक आपको सिक्किम है, इंडिया, और दूसरा जो चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन माना जाता है, उसको ये कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे अगर पास्ट हिस्ट्री में देखें तो साइनो और इंडियन ट्रेड बहुत सारा हुआ था इस नाथुला पास के ज़रिए से। और वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स का आना इट्स वेरी डेंजरस टू अस, क्योंकि उनको अगर वहाँ पे हम छूट दे देंगे ना, तो स्लोली दे विल एंटर इनटू द सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एंड यू नो दे विल क्लेम एंटायर अरुणाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बत। ओके, सो तिब्बत का जो एक्सटेंडेड लैंड है वो अरुणाचल प्रदेश वो लोग मानते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द चाइना। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ डाल के बैठेंगे, इट विल कवर दिस अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ऑल्सो। तो हमारे नौजवान इस कोरोना वायरस के होने के बावजूद भी वहाँ पे लड़ रहे थे, डट के मुकाबला कर रहे थे हमारे चाइनीज़ ट्रूप के साथ। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप अगर इसी तरह लव और सपोर्ट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मनोरमा बुक कितना डिफ़िकल्ट है, उसको जो है आपके सामने फ्री कोर्स की तरह लेकर आना, आपको कहीं कोई यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ओके, आई होप यू विल डू दैट। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।